हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इंडियन एयरफोर्स, ग्रुप एक्स, इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए जैसी परीक्षाओं के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के कंप्लीट क्रैश कोर्स को हम आपके लिए लेकर के आए हैं और इसके सिलेबस का पहला टॉपिक है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। तो ये इसकी वीडियो क्लास फर्स्ट वीडियो क्लास है। बाकी की जो क्लासेस होंगी उनको देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सारी क्लासेस को देख सकते हैं। टॉपिक पर आने से पहले 1 मिनट का आपका समय लूँगा। ये SSR 02 2016 बैच जो है, ये इसका ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। इंडियन नेवी SSR का एग्ज़ाम हुआ था। ये मेरा नाम आप देख पाएंगे, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम जो था वो भोपाल में था। और यहाँ पर जो आप देखेंगे ये सिग्नेचर और सील है प्रशांत माथुर सर की, जो कि कैप्टन रैंक के नेवल रिक्रूटमेंट टीम से हैं। और यहाँ पर जो मेडिकल जिन डॉक्टर के द्वारा मेरा लिया गया था वो है सर्जन ल्यूटेंट मेडिकल ऑफिसर परात DK सर। यहाँ पर फिर से प्रशांत माथुर सर की सील है, सिग्नेचर है। नेवल रिक्रूटमेंट टीम के अंतर्गत आते हैं और 2016 में ही मैंने एयरफोर्स के भी 2 एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। तो किस तरीके से मेरी तैयारी रही है, क्या मेरा अनुभव रहा है, पिछले 2 वर्ष से मैं इसकी ऑफलाइन क्लासेस भी दे रहा हूँ। और तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन भी कुछ जो है अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए जो भी मेरा अनुभव रहा है, जो भी मेरी तैयारी रही है, वो आपके साथ साझा कर सकूं। इसीलिए मैं यहाँ पर आपके साथ इस तरीके का वीडियो कोर्स लेकर के आया हूँ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट है, भौतिक शब्दावली और मापन। इस पूरे टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से इसके क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस 5 ईयर में किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको इस टॉपिक का ओवरव्यू देना चाहूँगा, फिर आपके जो भी इसके कंसेप्ट होंगे वो मैं आपको बताऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊँगा। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो भी आपको इस पूरे क्रैश कोर्स के दौरान कराऊँगा। और जितने भी टॉपिक हैं फिजिक्स के, वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक एक करके सबको देख सकते हैं, सीक्वेंस वाइज आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। इनको हम अच्छे से डीपली कवर करेंगे। इसके बाद जो भौतिक राशियाँ हैं उनके मात्रक होते हैं। मात्रक भी 2 प्रकार के होंगे, मूल राशियों के लिए मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के लिए व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद हम पढ़ेंगे मापन की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 4 प्रकार की मापन पद्धतियाँ उपयोग की जाती थी, और MKS पद्धति हो गई, CGS पद्धति हो गई, FPS पद्धति हो गई, और SI सिस्टम जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हाल फिलहाल में SI सिस्टम यूज़ किया जाता है वो सारी की सारी कंट्री में यूज़ किया जाता है। तो यही SI सिस्टम हमें सबसे ज़्यादा उपयोगी है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो SI सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके मूल राशियाँ, इनके मात्रक क्या हैं, इनके मात्रकों को किस प्रकार से तैयार किया गया और इनके मानक क्या रखे गए, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो संभावना रहती है कि 80% जो क्वेश्चन है वो फिजिकल जो क्वांटिटी है उनके डायमेंशनल फार्मूले को ही पूछा जाता है। विमीय सूत्र पूछे जाएंगे आपसे, जो कि भौतिक राशियाँ होती हैं। तो इनके लगभग 43 इंपॉर्टेंट विमीय सूत्र हैं जो बार बार रिपीट भी होते हैं। तो मैं आपको ये 43 विमीय सूत्र केवल रटवाऊंगा नहीं, आपको निकाल के बताऊंगा कि कैसे आपको निकालना है। कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत होगी ही नहीं, बहुत स्मूथली आप 2 से 3 सेकेंड में अपने एग्ज़ाम टाइम पर भी उसको आराम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा फोकस जो है वो आपको फिजिक्स समझाना है, ना कि रटाना। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, पूरे लेक्चर को देखते जाएंगे तो हर एक चीज़ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। तो हम शुरुआत करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो सबसे पहले जो भौतिक राशियाँ हैं उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिनको मेज़र किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको एक छड़ दे दूँ तो आपसे कहूँ कि आप इसकी लंबाई को माप सकते हैं, आपका जवाब होगा जी हाँ, इसकी लंबाई मापी जा सकती है। उसी तरीके से मैं आपसे कह दूं कि आप बताइए आप कितने खुश हैं, आपके जो आपकी खुशी है, आपकी जो प्रसन्नता है आपके अंदर वो कितनी है, क्या आप इसको माप करके बता सकते हैं? तो आप कहेंगे जी नहीं, मैं अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता को नहीं माप सकता कि मैं कितना खुश हूँ। तो मतलब यही है कि भौतिक राशियाँ सिर्फ वो राशियाँ होती हैं जिनका मेज़रमेंट किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके उनका मापन कर सकते हैं हम, उनको ही भौतिक राशियाँ कहते हैं। और भौतिक राशियाँ जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो भौतिक राशि है उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, यानी कि ये मूल राशि कही जाती हैं। और दूसरे प्रकार की जो भौतिक राशि होती है उसको व्युत्पन्न राशि यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। मूल राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र हैं,
इनको दर्शाने के लिए किसी और राशि की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपनी पहचान खुद रखती हैं और अपने आप को खुद ही स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे मैं आपसे उदाहरण के तौर पर कहूँ, आप जानते हैं कि जो ABCD है उसके टोटल जो लेटर हैं, अल्फ़ाबेट कितने हैं, Z तक 26, ये 26 अल्फ़ाबेट हैं। और आप जानते हैं कि जो ABCD है उसमें 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और जो पूरी अंग्रेजी है वो इन्हीं अल्फ़ाबेट से तो मिलकर बनी हुई है। तो जो मूल होगा, जो भी इसकी मेन चीज़ होगी, वो तो ये अल्फ़ाबेट होंगे ना। ठीक वैसे ही ये बाकी राशियों के लिए मूल राशियाँ होती हैं और ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेट ABCD होती है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। अगर A लेटर को आपको लिखना है तो इसके लिए आपको किसी अन्य लेटर की ज़रूरत ही नहीं होगी और इनकी संख्या भी बिल्कुल फिक्स होगी। ठीक वैसे ही मूल राशियों की भी संख्या एकदम फिक्स है, वो आगे चल के आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पर मूल राशि की बात करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लंबाई की बात करें तो लंबाई को मेज़र करने के लिए सिर्फ एक ही यूनिट की ज़रूरत होगी। जैसे लंबाई को आप मीटर में मेज़र करते हैं, अब आप कहेंगे कि इसको इंच में भी मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में भी, तो वो उसकी मापन पद्धतियाँ हैं, वो अलग अलग, उसकी मापन पद्धतियों में अलग अलग प्रकार के मात्रक हैं। वो उनके उस प्रकार के मात्रक नहीं है कि आप उसके ड्राइव्ड यूनिट कह सकते हैं उनको। तो इस तरीके से जो मूल राशियाँ होंगी वो अपने आप में स्वतंत्र होंगी। इसके बाद आती है व्युत्पन्न राशियाँ, यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो खुद पर निर्भर नहीं होती हैं। इनको मूल राशियों के द्वारा ही दर्शाया जाता है और इनको लिखने के लिए, इनको दर्शाने के लिए मूल राशियों की ज़रूरत होती है। ये मूल राशि जो है उन पर पूरी तरीके से निर्भर करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट, यानी कि मात्रक। जब हमारी जो भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार की थीं, तो उसी प्रकार से दो प्रकार के मात्रक भी होंगे। मूल राशियों के लिए मूल मात्रक होंगे, व्युत्पन्न राशियों के लिए व्युत्पन्न मात्रक होंगे। तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले मूल मात्रक की बात कर लेते हैं। मूल मात्रक क्या है? जैसे कि मूल राशियाँ स्वतंत्र थीं, अपने आप से किसी और पर निर्भर नहीं करती थीं, उनको दर्शाने के लिए सिर्फ एक ही प्रकार की जो राशि है उसको लिख सकते थे हम। ठीक वैसे ही मूल मात्रक भी अपने आप में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से बिल्कुल निर्भर नहीं है और ना ही इनको एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है और ना ही एक दूसरे से इनका कोई संबंध होता है। ये इंडिपेंडेंट हैं, खुद पर निर्भर हैं, ये जो है पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं, ये कह सकते हैं। जैसे लंबाई है तो लंबाई को आप किसी भी जो सिस्टम है, किसी भी पद्धति में दर्शाएंगे तो केवल एक यूनिट की ज़रूरत होगी। जैसे अगर आप SI सिस्टम में लंबाई को दर्शाएंगे तो मीटर की ही ज़रूरत होगी। मीटर के अलावा इसमें आपको ना तो कुछ गुणा करना पड़ेगा, ना ही इसमें आपको कुछ भाग देना पड़ेगा। ये केवल और केवल एक, जहाँ पर एक राशि की ज़रूरत हो सकती है, जो एक राशि होती है वही मूल राशि कही जाती है। इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक आएंगे। व्युत्पन्न राशियों के लिए व्युत्पन्न मात्रक की ज़रूरत होती है। तो बे मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जो कि मूल मात्रकों पर निर्भर कर रहे होते हैं और ये पूरी तरीके से मूल मात्रकों के द्वारा ही इनको दर्शाया जाता है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं एक राशि का, जैसे चाल की बात कर लेते हैं। चाल के बारे में आप जानते हैं कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय होता है। तो जो दूरी है वो क्या है? एक लंबाई है और जो समय है वो क्या है? सेकंड में उसको दर्शाते हैं। तो इस तरीके से लंबाई को दर्शाने के लिए मीटर में लिखेंगे और समय को दर्शाने के लिए इस तरीके से सेकंड में लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसमें दो यूनिट की ज़रूरत है, एक ये वाली यूनिट की ज़रूरत पड़ रही है और ये वाली यूनिट की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसलिए दो मात्रकों की ज़रूरत है और जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा मात्रकों की ज़रूरत होगी वो जो राशि कहलाएगी या फिर जो मात्रक कहलाएगा वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। अब इस तरीके से मूल राशियाँ हो गई, मूल राशियों के मूल मात्रक हो गए, व्युत्पन्न राशियाँ हो गई, व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक हो गए। तो अलग अलग मात्रक की पद्धतियाँ भी उपयोग की गई हैं। जैसे कि 4 प्रकार की पद्धतियाँ हैं जो मूलतः उपयोग की गई हैं: MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति और SI सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि जो राशियां हैं उनको मेज़र करने के लिए अलग अलग तरीके के मात्रकों का उपयोग किया गया और उन्हीं मात्रकों के आधार पर ये 4 प्रकार की पद्धतियां बनी। जैसे MKS जो पद्धति थी उसमें क्या करते थे कि जो लंबाई है उसको मीटर में मेज़र किया जाता था, इसलिए इसका M लिख देते हैं यहाँ पर, और जो द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में, इसलिए यहाँ पर K उपयोग किया गया, और जो समय है उसको सेकंड में, इसलिए यहाँ पर S उपयोग किया गया। तो ये बन के तैयार हो गया MKS सिस्टम। इसके बाद दूसरी पद्धति उपयोग की गई, उसको कहा गया CGS सिस्टम। CGS सिस्टम क्या थी कि जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में, जो द्रव्यमान है उसको ग्राम में और जो समय है उसको सेकंड में मेज़र किया गया, इसीलिए इसको CGS पद्धति कहा गया। इनके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको। अगर आपसे क्वेश्चन किया भी जाए तो यही पूछा जाएगा कि बताइए MKS सिस्टम में
आप जो द्रव्यमान है वो किस में मेज़र करते हैं, तो आप यहीं से देखकर बता सकते हैं कि जो के है वो किलोग्राम को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिएगा आपको सीजीएस से बारे में पूछा जाए और कहा जाए कि जो लंबाई है वो किस में मेज़र करते हैं, तो आप सेंटीमीटर इसको देख करके आसानी से बता सकते हैं। इसी प्रकार से जो एफपीएस सिस्टम था उसमें क्या होता था कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेज़र किया जाता था। इसके बाद आती है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है? ये एक इंटरनेशनल पद्धति है। अलग अलग प्रकार की पद्धतियाँ उपयोग होने की वजह से ही एसआई सिस्टम को बनाया गया। तो क्या हुआ, इसकी बनाने की वजह क्या रही? जैसे कि बहुत सारे देश हैं वो अलग अलग तरीके की मापन पद्धतियाँ उपयोग करते थे। जैसे हमारा भारत है, हमारे इंडिया में एमकेएस सिस्टम यूज़ किया जाता था, ब्रिटेन में एफपीएस सिस्टम यूज़ किया जाता था। तो हमने यहाँ से कोई सामान भेजा, कोई भी वस्तु यहाँ से तौल करके मेज़र करके उसको भेजा, तो यहाँ से हम तौलेंगे तो उसको किलोग्राम में तौलेंगे, तो ब्रिटेन वाले क्या करेंगे, उसको पाउंड में तौलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से किलोग्राम में भेजा, वहाँ से पाउंड में उन्होंने तोला उसको, तो ये अलग तरीके की एक सिचुएशन बन जाती है, अलग तरीके की प्रॉब्लम बन जाती है कि दोनों जगह सेम राशि होनी चाहिए, तभी तो उसको कहा जा सकता है कि हाँ, यहाँ पे जो सामान भेजा गया वो बिल्कुल सही है और सही तरीके से भेजा गया। तो इसी समस्या से निपटने के लिए एसआई सिस्टम को बनाया गया। सन 1986 में पेरिस, फ्रांस में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम जो है उसको तय करने के पैमाने, उसके मात्रकों को किस प्रकार से तय किया गया, उनकी परिभाषाएं जो तय की गई, उन सभी के बारे में वहाँ पर परिचर्चा हुई और उसके बाद एसआई सिस्टम जो है बन के तैयार हुआ। तो जो एसआई सिस्टम हुआ उसमें क्या है कि कुल 7 मूल राशियां रखी गई और 7 मूल राशियों के अलावा 2 पूरक राशियां रखी गई। 7 मूल राशियां कौन कौन सी रखी गई? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, धारा और पदार्थ की मात्रा। एक एक करके इनकी हम परिभाषा को अच्छे से डिस्कस करेंगे और इनके क्या संकेत हैं, किस तरीके के इनके मात्रकों का उपयोग किया गया जो एसआई सिस्टम है उसमें। इसके अलावा 2 पूरक राशियाँ भी जो है इसमें तय किए गई। जब इसकी ज़रूरत हुई तो इनको 2 राशियों की और ज़रूरत पड़ी, तो फिर उनको पूरक राशियों में रख दिया कि ये इनकी पूरक राशियाँ हैं, यानी कि सप्लीमेंट यूनिट है, जैसे कि कोण हो गया और घन कोण हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति में एसआई सिस्टम में कुल कितनी मूल राशियाँ होती हैं? तो आपका आंसर हमेशा 7 होना चाहिए, 7। कभी भी इसको 9 मत कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको कन्फ्यूज़ होकर के 2 पूरक राशियों को भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं और वो गलत जवाब होता है। सही जवाब है केवल 7 मूल राशियाँ होती हैं और जो 7 मूल राशियाँ हैं उनके नाम यहाँ पर हैं। तो ऑप्शन वाइज क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सी मूल राशि है, कौन सी नहीं है, तो आप देख करके इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर 7 जो मूल राशियाँ हैं उनकी मात्रक और उनके संकेतों को बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद इनकी हम परिभाषाएं भी पढ़ेंगे, कैसे इनके मानकों को तय किया गया, एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहली जो मूल राशि होती है वो लंबाई है। लंबाई को मीटर में मापा जाता है और जो दर्शाया जाता है, इसका सिंबल लिखा जाता है। अब पूरा जैसे लिख दिया तो पूरा मीटर तो लिखेंगे नहीं ना, जैसे हमने कोई वैल्यू लिखी और वैल्यू के बाद क्या पूरा मान लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसका अगर सिंबल भी दर्शा दिया तो उससे पता चलता है कि जी हाँ, ये मीटर के बारे में बात की गई है। तो इसका जो सिंबल होगा वो ध्यान रखिएगा, हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखना है। स्मॉल लेटर जो यहाँ पर जिस तरीके से बना हुआ है वही लिखना है। स्मॉल जो लेटर है अंग्रेजी का, वही इस तरीके से सिंबल यूज किया जाता है। इसके बाद अगली मूल राशि होती है किलोग्राम। किलोग्राम को भी स्मॉल के और स्मॉल जी इस तरीके से जो आप देख पा रहे होंगे उसी तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद होती है अगली मूल राशि जिसको समय कहा जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है और समय का जो संकेत होगा वो भी स्मॉल एस होता है, ये स्मॉल एस है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली मूल राशि ताप होती है और ताप को मेज़र किया जाता है एसआई सिस्टम में केल्विन के द्वारा, और केल्विन को भी जो है स्मॉल के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद अगली मूल राशि होती है ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता को कैंडला जो मात्रक है उसके द्वारा मापन करते हैं। इसको कैंडला जो है इसका मात्रक होता है और जो इसका संकेत होता है वो स्मॉल सी और स्मॉल डी होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका सिंबल जो होगा वो स्मॉल सी और स्मॉल डी होता है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, कैंडला का ही मापन यहाँ पर संकेत रखा था और उसमें ऑप्शन थे कैपिटल सी और कैपिटल डी, और एक था कैपिटल सी और इस तरीके से डी। तो ये क्या था, यहाँ पर ये कैडमियम का सिंबल था। तो ध्यान रखना आपको कि ये जो ज्योति तीव्रता है इसका सिंबल हमेशा स्मॉल सी और स्मॉल डी इस तरीके से लिखते हैं, कभी भी इस पर गलती मत कीजिएगा। ये एक्सेप्शनल केस होता है, बहुत बार एक्सेप्शनल केस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। अगली मूल राशि होती है धारा। धारा को हम एम्पियर में मेज़र किया जाता है, इसका मात्रक होता है, और एम्पियर जो है इसका सिंबल होता है, ये होता है कैपिटल ए। सिर्फ यही एक ऐसा
सिंबल होता है जो कि कैपिटल में लिखते हैं, यानी कि यही एक ऐसी भौतिक राशि होती है मूल राशि जो कि एसआई सिस्टम में इसके सिंबल को कैपिटल ए के द्वारा लिखा जाता है। बाकी जितनी भी हैं यहाँ पर उन सभी को स्मॉल में लिखते हैं। इसके बाद अगली मूल राशि होती है पदार्थ की मात्रा। इसका जो मात्रक है वो मोल होता है और मोल आप देख सकते हैं स्मॉल m स्मॉल o स्मॉल l के द्वारा इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। इसके बाद अगली जो पूरक राशियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो दो कौन कौन सी हैं, कोण है एक और घन कोण। कोण को किस तरीके से हम इसका मेजरमेंट करते हैं, क्या इसका मात्रक होता है, तो वो रेडियन होता है। रेडियन को किस तरीके से दर्शाते हैं, स्मॉल r और स्मॉल d के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है। इसके बाद अगली जो मूल राशि होती है वो है घन कोण। घन कोण को हम स्टेरेडियन से इसका मेजरमेंट करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो स्टेरेडियन होता है और इसको दर्शाया जाता है स्मॉल s स्मॉल r के द्वारा। तो आइए एक एक करके जो ये मूल राशियां हैं इनके मानक कैसे तय किए गए, कि यानी इनका जो रेफरेंस तय किया गया, मात्रक जो रहा उसको कैसे तय किया गया, कैसे इसकी परिभाषा दी गई, उनको समझते हैं और इन परिभाषाओं के क्या मायने हैं उनको समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो मूल राशि थी लंबाई थी, तो लंबाई से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं। लंबाई की परिभाषा के लिए सबसे पहले क्या किया गया कि पेरिस में जो अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर ही इसका मुख्यालय तय किया गया और वहाँ पर इसका जो मुख्यालय है उस मुख्यालय में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम और इरिडियम की एक छड़ है, जिसमें प्लेटिनम जो है वो 90% उपयोग किया गया और इरिडियम जो है वो 10% उपयोग किया गया और इन दोनों को मिला करके एक छड़ बनाई गई और उस छड़ पर 2 बिंदुओं को अंकित किया गया कुछ इस तरीके से और कहा गया कि ये जो छड़ है इसके जो दोनों बिंदुओं की दूरी है वो 1 मीटर के बराबर होती है। इस तरीके से इसको वहाँ पर रखा गया, उस म्यूजियम में रख दिया गया। तो क्या ये जो मात्रक इनने पहली जो परिभाषा दी, क्या ये कभी नष्ट नहीं हो सकती? आप कहेंगे कभी भी नष्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर वो छड़ गुम हो सकती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर स्टैंडर्ड है, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ जाए कभी। तो ये छड़ जो है ये इसका मेज़रमेंट सही तरीके से नहीं माना गया। कहा गया कि एक ऐसी परिभाषा होनी चाहिए जो पूरी तरीके से कहीं पर भी निकाली जा सके, कहीं पर भी इसका उपयोग किया जा सके और ये जो है कभी नष्ट ना हो। तो इसके लिए दूसरी परिभाषा दी गई जो कि इसकी सबसे ऑथेंटिक परिभाषा है। ऑथेंटिक परिभाषा क्यों है? क्योंकि ये जो आप देखेंगे इसको पहले समझिएगा कि 1 मीटर जो है वह दूरी होती है जो प्रकाश वायु या फिर निर्वात में 1/29,97,92,458वें सेकंड के भाग में तय करता है। प्रकाश जो है वो निर्वात में भी चल सकता है और वायु में भी चल सकता है। तो ये आप निर्वात में चले या वायु में चले, जो प्रकाश की स्पीड होती है उस स्पीड से वो अगर 29,97,92,458 सेकंड में जो दूरी तय कर लेता है उतनी दूरी को 1 मीटर माना जाता है। तो ये जो है स्टैंडर्ड तय किया गया, इसको कहीं पर भी आप ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी लेबोरेटरी में निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको सिर्फ पेरिस से जाना पड़ेगा, वहाँ के म्यूज़ियम में वो वाली जो ये वाली छड़ थी उसी से ही आप उसको पता कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है ऑथेंटिक परिभाषा है और ये कभी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकाश कभी नष्ट नहीं होगा, वो चलता जाएगा और उसको आप जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे उनसे मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी परिभाषा दी गई। इसके बाद अगली मूल राशि होती है द्रव्यमान। द्रव्यमान के मात्रक को कैसे तय किया गया, इनके मानकों को कैसे तय किया गया? तो व्यवहार में 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है उस पर 1 लीटर शुद्ध पानी को लिया गया और जो 1 लीटर शुद्ध पानी होता है उसका द्रव्यमान मापा गया तो वो 1 किलोग्राम कहलाया। 1 लीटर जो पानी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम के बराबर होता है, क्योंकि जो पानी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा आयतन रखता है। इस प्रकार से ये जो है इसकी परिभाषा निकाली गई और ये कहीं पर भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको वहीं पेरिस ही नहीं जाना पड़ेगा, ये आप अपने आसपास की लेबोरेटरी में भी निकाल सकते हैं। 4 डिग्री तापमान कीजिएगा, वहाँ पर 1 लीटर पानी लीजिएगा, उसको इस तरीके से रखिएगा तो 1 किलोग्राम जो होगा उसका वजन होगा, यानी उसका जो द्रव्यमान होगा। इसके बाद समय के मापन की परिभाषा की बात करते हैं कि समय के मात्रक को कैसे तय किया गया, कि समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है और 1 सेकंड कितने के बराबर होता है। कुछ तो पता होना चाहिए कि वो चीज़ जो है, जो भी हम रेफरेंस दे रहे हैं वो कितने के बराबर है। तो सौर दिवस के औसत माध्य दिवस, सौर दिवस क्या होता है, जैसे कि दिन होता है, पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, दिन और रात हो रहे हैं। पर क्या है कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर चपटी होने की वजह से उसके दिन जो होंगे, गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, सर्दियों के दिन छोटे होते हैं। तो इस तरीके से एक कोई जो है ऐसा नहीं कह सकते कि कोई कांस्टेंट दिन हो उसको ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर माध्य जो है औसत माध्य लिया गया, यानी कि उसकी औसत लिया गया। सभी दिनों को जोड़ करके उसमें सभी दिनों के संख्या को भाग दिया गया, उससे जो है एक
औसत माध्य दिवस निकल के आया। तो क्या हुआ कि सौर दिवस के औसत माध्य दिवस के 86,400वें हिस्से को 1 सेकंड कहा जाता है। तो ये इस तरीके से समय की परिभाषा निकल के आई। उसके बाद ताप हमारी अगली मूल राशि होती है SI सिस्टम में। और ताप की परिभाषा कैसे बनाई गई, तो सामान्य वायुमंडलीय ताप जो कि नॉर्मली जैसा होता है उस स्थिति में शुद्ध पानी को लिया गया। और शुद्ध पानी का जो हिमांक बिंदु होता है, हिमांक बिंदु वो बिंदु होता है जिस पर पानी को, अगर वो टेम्परेचर होता है जिस पानी को ठंडा किया जाए तो वो जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। हिमांक और क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु वो बिंदु होता है जिस टेम्परेचर पर पानी को गर्म करें और वो भाप बन जाए तो उस टेम्परेचर को क्वथनांक कहा जाएगा। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल के हिमांक और क्वथनांक बिंदु के अंतर के 1/100वें हिस्से को ही 1 केल्विन कहा जाता है। इसके बाद अगली जो मूल राशि होती है वो ज्योति तीव्रता होती है। और ज्योति तीव्रता के मानक और इसके मात्रक को कैसे परिभाषित किया गया। प्लेटिनम एक धातु होती है और प्लेटिनम का जो गलनांक होता है वो 1773 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 1773 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू है। प्लेटिनम जो धातु है उसका गलनांक बिंदु फिक्स होगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इतने तापमान पर एक पूर्ण कृष्णिका को लिया गया। पूर्ण कृष्णिका क्या होती है, एक ऐसी वस्तु होती है जो कि पूरी तरीके से काली हो और खोखली हो और धातु की बनी हो, जिससे क्या हो कि अगर उसको आप हीट में रखते हैं तो वो प्रकाश को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। तो यही क्या गया कि प्लेटिनम के गलनांक बिंदु जो कि 1773 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक पूर्ण कृष्णिका को रखा गया और उस कृष्णिका की परिधि पर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के बराबर एक छिद्र किया गया। और उस छिद्र से अंदर से जो बाहर की ओर प्रकाश तीव्रता, जो ज्योति तीव्रता आ रही है प्रकाश की, उसका 1/60 जो भाग होता है वो 1 कैंडेला के बराबर कहलाता है। तो ये इसकी ज्योति तीव्रता की जो है मात्रक हुआ 1 कैंडेला। और 1 कैंडेला किसके बराबर हुआ, उसकी इस तरीके से परिभाषा तय की गई। उसके बाद अगली जो मूल राशि होती है वो है धारा। तो धारा को जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, इसको भी तय करना होगा। तो उसको किस प्रकार से तय किया गया, निर्वात या फिर वायु में 2 तार लिए गए और दोनों तारों के बीच की जो दूरी रखी गई वो 1 मीटर रखी गई। उन दोनों तारों के बीच की 1 मीटर दूरी पर उस तार में कुछ विद्युत धारा प्रवाहित की गई। और अगर उस विद्युत धारा के द्वारा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का उन तारों के बीच आकर्षण बल अनुभव किया गया तो वो जो धारा हमने उस तार में प्रवाहित की थी वो धारा 1 एम्पियर के बराबर कहलाएगी। इस तरीके से 1 एम्पियर की परिभाषा निकाली गई। बहुत बार ये परिभाषाओं से ही क्वेश्चन आते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, इनके नोट्स आराम से बनाते जाइएगा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति में पदार्थ की मात्रा, जिसका जो मात्रक होता है वो मोल होता है। और इसको कैसे तय किया गया, तो कार्बन 12 जो तत्व होता है उसके 0.012 किलोग्राम में जितनी परमाणुओं की संख्या होती है उसी को 1 मोल के बराबर कहा गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति में जो हमारी 2 पूरक राशियां थीं, जैसे कि कोण और घनकोण, तो कोण और घनकोण की भी परिभाषाएं दी गई, उनके मात्रकों के मानकों को भी तय किया गया। तो कोण का मानक जो है मात्रक कैसे तय किया गया, एक रेडियन जो है, क्योंकि कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन में मेज़र किया जाता है। और एक रेडियन क्या होता है कि वृत्त की कोई 2 त्रिज्याएँ ली जाती हैं। अभी आपको सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, इसको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक वृत्त लिया गया और इस वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होगा और उस केंद्र से जो यहाँ पर परिधि तक जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो त्रिज्या थी, इतनी ही त्रिज्या की लंबाई के बराबर इसकी परिधि पर इस तरीके से 2 चाप बनाए गए ताकि इन दोनों चाप की दूरी भी इस त्रिज्या की लंबाई के बराबर ही होना चाहिए। और फिर इसके इस बिंदु से और इसके इस बिंदु से यहाँ पर सेंटर की ओर लंबाइयों को बढ़ा गया, इस तरीके से बढ़ा दिया। तो फिर जो इनके बीच जो एंगल बना, जो इस तरीके से जो एंगल बना थीटा, वही 1 रेडियन के बराबर कहलाया। तो यहाँ पर परिभाषा परिधि पर उसकी त्रिज्या के बराबर के चाप को काटती है। फिर से समझिएगा, 1 रेडियन वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के बीच के कोण के बराबर होता है जो उस वृत्त की परिधि पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप को काटती है। राशि होती है वो होती है घनकोण। और घनकोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है, सॉरी। और एक स्टेरेडियन क्या होता है कि वह घनकोण जो गोले के केंद्र को शीर्ष मानते हुए गोले के पृष्ठ पर इसकी त्रिज्या के बराबर भुजा का वर्गाकार क्षेत्रफल काटती हो। आइए इस बात को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मान लीजिएगा ये एक खोखला गोला है और इस गोले की जो केंद्र है वो सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। इसकी कोई त्रिज्या होगी जो कि इसकी वृत्त की परिधि को
टच कर रही होगी उतनी दूरी को यहाँ पर त्रिज्या कहा गया। और इसकी त्रिज्या की जो लंबाई है, इतनी लंबाई की भुजा के बराबर एक यहाँ पर वर्ग लिया गया, एक वर्ग माना गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3D होती है एक्चुअली में आकृति, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि ये वर्ग है। और उस वर्ग की चारों भुजाएं मिला करके यहाँ पर सेंटर में मिला दी, जो भी चारों भुजाएं थी उनको यहाँ पर सेंटर में मिला दिया। और फिर उस भुजा के जो चारों भुजाओं के द्वारा जो यहाँ पर एंगल बना, उसी एंगल को 1 रेडियन कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने अभी इसके पार्ट फर्स्ट को किया है। अभी बहुत कुछ हमें इस पार्ट में पढ़ना है, इस पूरे टॉपिक में, तो वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।